नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। नारायणगंज बसनिया बांध मंडला डिंडौरी की आवश्यकता और प्रभाव पर परिचर्चा आयोजित हुआ। कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावी संघ के राजकुमार सिन्हा ने कहा कि नर्मदा घाटी में 29 बड़े बांध प्रस्तावित हैं और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का विस्थापन विरोधी लंबे संघर्ष ने सरकार को प्रस्तावित बांधों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया है। 3 मार्च 2016 को विधानसभा में विधायक जितेंद्र गहलोत द्वारा नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखित में जवाब दिया था कि राघवपुर, रौसरा और बसनिया बांध नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक डूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण निरस्त की गई है। सवाल उठता है कि बांध निरस्त होने के बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है और ग्राम सभा को इस निर्णय से वंचित रखा गया है। कार्यक्रम के आयोजक निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने कहा कि विकास के नाम पर कान्हा बरगी बांध, मनेरी, हालोन, चुटका आदि विकास परियोजना से लोगों को उजाड़ा गया है, परंतु पुनर्वास और जमीन मुआवजे के नाम पर केवल ठगा गया है, जबकि अन्य प्रदेशों में मुआवजा राशि यहां से 20 गुना ज़्यादा का भुगतान किया जा रहा है। यह दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कम से कम विस्थापन और प्रभावितों को लाभ में हिस्सेदारी के सिद्धांतों पर ही परियोजना कार्य को आगे बढ़ने दिया जाएगा। प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान देने की योजना ही प्रभावी कदम होगा। उपस्थित प्रभावित समुदाय को कहा कि कोई भी ग्राम सभा इस परियोजना पर अपनी सहमति प्रदान नहीं करे। 5वीं अनुसूची क्षेत्र होने के कारण सरकार को प्रभावित गांव को समस्त जानकारी देकर विश्वास में लेना चाहिए था, जो अब तक नहीं किया गया है। चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति के दादूलाल कुड़ापे और मीराबाई मरावी ने बरगी बांध के विस्थापन की त्रासदी का अनुभव साझा करते हुए कहा कि जिंदगी बचाना है तो इस बसनिया बांध को नहीं बनने देना। मजदूर अध्यक्ष मनेरी के घनश्याम सूर्यवंशी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में कोड़ियों के भाव से ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है और प्रभावित रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। शहपुरा डिंडोरी के विधायक भूपेंद्र मरावी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के गांव को बसनिया बांध से प्रभावित हो रहा है, परंतु इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से आज तक कोई चर्चा नहीं की है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद कार्यक्रम जल्द ही मेहंदवानी विकासखंड में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित समुदाय की सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रभावित गांव के प्रमुख प्रतिनिधियों को मिलाकर एक कार्य समिति का गठन किया जाए। बसनिया बांध परियोजना के अन्य विकल्पों और लाभ हानि का अध्ययन किया जाए। इस परियोजना की समस्त जानकारी हिंदी एवं सरल भाषा में लेने हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर संबंधित जिला कलेक्टर को पत्र दिए जाएँ तथा इस तरह का संवाद कार्यक्रम अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाए। गठित कार्य समिति की बैठक प्रत्येक माह की जाए। कार्यक्रम में आसपास क्षेत्र के लगभग 500 महिला पुरुष शामिल रहें। इस कार्यक्रम को बरगी संघ के शारदा यादव, नगरपालिका अध्यक्ष चैन सिंह बरकड़े, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुलाब सिंह परस्ते, जनपद उपाध्यक्ष नारायणगंज भूपेंद्र बरकड़े, सरपंच संघ के अशोक मरावी, शांति सद्भावना मंच के पीडी खैरवार, तारा परस्ते, सिवनी टोला सरपंच मोती सिंह ध्रुवे, इकबाल भाईजान मेहंदवानी, जनपद अध्यक्ष सुरंजना ध्रुवे आदि ने संबोधित किया। जिला पंचायत सदस्य अनुसुईया मरावी, जयस गोपाल सिंह उर्रेती, आदिवासी महापंचायत गुलाब सिंह मरदरिया, नफीस मलिक, पवन कुलस्ते, राजू मरावी, इंद्रजीत भंडारी, कमलेश तिलगाम, गंगाराम मसराम, रमेश विश्वकर्मा, हितेंद्र गोस्वामी, रत्न सिंह, पेंद्राम, धर्म सिंह उद्दे की गरिमा उपस्थिति रही। मंच का संचालन क्षेत्र के जनपद सदस्य बजारी लाल सरवटे ने किया। आखिर है क्या उसका, आप पक्ष रहे हैं या फिर विरोध में? हाल क्या है? देखिए, बस विकास के हम किसी भी स्तर पे विरोधी नहीं रहे, लेकिन विकास के नाम पर जो धोखा मिला है मंडला को, वो उसके बहुत कड़वे अनुभव हैं। वादे तो यहाँ के विकास के लिए हुए थे, लेकिन यहाँ विनाश मिला है। बसनिया बांध परियोजना जिसकी बातें हो रही हैं, उसमें जो मंडला और डिंडोरी क्षेत्र के 31 गांव जो हैं वो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि डूब क्षेत्र में तो आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से डूब क्षेत्र में आने के बाद में
यहाँ पर भूमि अधिग्रहण होगा, यहाँ पर जो पलायन होगा, तो पहले के जो पलायन का जो दंश है वो इतना बुरा है कि आज अब हम किसी भी प्रकार के जो पलायन है विस्थापन के, उस पर किसी भी स्तर पर पक्षधर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये जो कार्यक्रम रखे हैं, इस कार्यक्रम का हम सीधे तौर पे हम कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ विकास है, लेकिन विकास के साथ जो विनाश जुड़ा है वो विनाश ना हो, और बल्कि वो विनाश में या उन विस्थापितों को यहाँ पर एक हिस्सेदारी मिले। अगर उसी हिस्सेदारी पे बात बनती है तो शायद जो पुराने जो कड़वे अनुभव हैं उन पर कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं। हमारा यही कहना है कि आज जैसा भी बरगी बांध बसनिया बांध परियोजना मंडला डिंडोरी, इसकी आवश्यकता और प्रभाव पर चर्चा के लिए यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में मंडला डिंडोरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इनके बीच में यही है कि क्या कितनी आवश्यकता है। जब बोलते हैं कि 31 गांव विस्थापन के उसमें आएंगे, तो पहले बरगी, कान्हा, मनेरी, चुटका, ये इतने कड़वे अनुभव रहे हैं कि जिसपे बरगी की अभी जो चर्चा में बात हुई थी, बरगी और मनेरी क्षेत्र में 500 से 700 रुपये एकड़ हेक्टेयर के बल पे उनसे दिया गया। उनसे पहले ज़मीन के बदले 5 एकड़ ज़मीन और नौकरी, और जो डूब क्षेत्र में जो पानी है उसमें मत्स्य आकेटन, और इस प्रकार से जो वादे किए थे उसमें खेती करने के लिए ज़मीन देने के जो वादे किए थे, लेकिन किसी भी स्तर पे उन वादों की कभी पूर्ति नहीं हुई। जो लोग विस्थापित हैं, चाहे कान्हा के हों चाहे बरगी पे हों, उनकी आज की स्थिति में क्या स्थिति में जी रहे हैं, उनका क्या कैसे आजीविका चला रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार से कोई रिसर्च नहीं हो पाया है। और आज ऐसी स्थिति में हम जो समझ पा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि कोड़ियों के दाम पे उनसे ज़मीन तो ले ली गई, लेकिन वो लोग जो उनको वही ज़मीन आज 500 रुपये एकड़ के हिसाब से जब ज़मीन ली है, वही जब खरीदने के लिए जाने तो उनको 1500 से लेके 3000 की ज़मीन कहाँ से ले पाएंगे वो लोग। तो एक प्रकार से धोखा हुआ है पहले, और अब हम किसी भी प्रकार के धोखा ना हो उसके लिए हम सब लोगों के बीच में बैठ के हम यहाँ पर एक परिचर्चा कर रहे हैं। पहले हमारी जब बातें हुई थी कि विकास के हम जब विरोधी नहीं हैं, लेकिन किन संत पे विकास की बात हो, उसमें क्लियर कट हमने कुछ बिंदु पहले रखे थे। उन्हीं बिंदुओं पे भी हमने चर्चा की कि ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर, और विस्थापन की अगर किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो विस्थापन के एवज में जो अधिकतम रेट का मुआवजा, जो कि भारत स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो मैक्सिमम जिसको बोलते हैं कि वो पर एडल्ट व्यक्ति के रूप में हो, चूँकि वो अपने कल्चर से उसको अलग किया जा रहा है, उस हिसाब पर मुआवजा हो। इन्हीं बातों पे अगर कोई बात बन सकती थी पहले, जैसा हम बोलते आए थे, तब कहीं एक विचार की बात इसमें हो सकती है। लेकिन हम लोगों की जो टीम है, उस टीम में जो संघर्ष समिति है और आदिवासी महापंचायत, जो कि इनको हम कह रहे हैं, एक समिति होगी। समिति के साथ में लगातार प्रशासनिक और उनके शासन स्तर पर चर्चा हो, चर्चा पर सारे बिंदुओं पर डिस्कशन हो, और जब तक ये सारे बिंदुओं पर डिस्कशन, सारे पॉइंट्स पर क्या खोया, क्या पाया, क्या लाभ, क्या हानि, क्या नुकसान, किसका क्या हो रहा है, एक एक बिंदु पर जब तक डिस्कस नहीं होगा तब तक इस पर किसी प्रकार का सहमति नहीं बनेगी। मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, विकास की जिम्मेदारी भी मेरे हिस्से में आती है, लेकिन जो अनुभव हमारे कड़वे रहे हैं वो बहुत कड़वे हैं। तो अब मैं किसी को भी विकास के नाम पर विनाश की में धक्का नहीं देना चाहेंगे। ये एक कार्यक्रम है जिसमें सभी पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमारे साथ में हैं। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सहपुरा विधायक भाई भूपेंद्र मरावी जी मेरे साथ में हैं, राजकुमार सिन्हा जी जो कि बरगी पर बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे मर्दरिया दादा हैं, आदिवासी महापंचायत के अध्यक्ष हैं, और हमारे तमाम साथी हैं, एक मत से यहाँ पर बैठे हैं कि अब हम इस क्षेत्र के लोगों को धोखा किसी भी रूप में ना मिले, इसीलिए आज ये एक परिचर्चा रखी गई है। तो अच्छा, इसमें आप चाहते क्या, इसमें क्या जो यहाँ की जिनकी ज़मीन जाएगी तो उनको मुआवजा, कितना मुआवजा मिलना चाहिए, आप इसके पक्ष में क्या यहाँ परियोजना लगनी चाहिए, पर लेकिन परियोजना किस आधार पर लगनी चाहिए? देखिए, विकास, मैंने पहले भी कहा है, विकास हो, लेकिन बाकी उन लोगों को अंधकार में ना रखा जाए।
ये क्लियर कट बातें हैं। पहले अंधकार में ही रख के उनको विकास के नाम पे विनाश पे धक्का गया है। आज भी हम चाहते हैं परियोजनाएं बने, लेकिन उसकी आवश्यकता कितनी है उसका और उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, और उन प्रभावितों के साथ में उनको क्या मिल पा रहा है, कैसे मिल पा रहा है, ये मुख्य मापदंड है। जहाँ तक कि मैंने अभी बात कहा है कि यहाँ पर इतने कड़वे अनुभव हैं कि यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण हुआ 51,000 से लेके 1.5 लाख तक हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिला है। यही मुआवजा हम जब दूसरे प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करते हैं तो 20-20, 25-25 लाख रुपए उनको मुआवजा मिला है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण का एक समान कोई पॉलिसी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर विकास की कोई बात होती है तो एक फिक्स पॉलिसी हो, उस पॉलिसी पे आके अगर हमारे साथ बात करते हैं, ज़मीन के बदले ज़मीन की बात होती है, खेत के बदले खलिहान के बदले उसकी बात होती है, और फिर बहुत आवश्यक हुआ किसी के विस्थापन की बात, तो उसमें वो अधिकतम जो रेट है जो भारतीय स्तर पे, वो उस अधिकतम रेट की बात हो, और उस पे फाइनली जब आपस में सबकी सहमति बनती है तभी हम कोई आगे का स्टेप ले पाएंगे। तो ये संघर्ष समिति हमारी जो रहेगी पुराने अनुभव, कड़वे अनुभवों को देखते हुए अब किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेके बातचीत तभी होगी जब हमारे बिंदुओं के पर बात दी जाएगी। जैसे अभी आपने कहा था अपने वार्तालाप में कि इस विषय को जो बसनिया बांध इसको बीच में रोक दिया गया था, लेकिन अचानक सरकार द्वारा फिर पुनः आई तो गुपचुप तरीके से इसको कर रही है। ये सिन्हा जी हमारे देखिए, ये बहुत अच्छे से इस बात को रखेंगे। 3 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में लिखित में ये कहा कि ये जो परियोजना है, ये परियोजना नए भू अर्जन कानून से लागत बढ़ गया है, डूब क्षेत्र बढ़ गया है और वन भूमि ज़्यादा आ गया है, इस कारण से असाध्य है, और इस असाध्य के कारण से ये परियोजना निरस्त की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं मार्किंग किया हुआ है, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा में 3 मार्च 2016 को बोला है। NVDA के तरफ से 29 बड़े बांध प्रस्तावित है नर्मदा घाटी में। तो सवाल उठता है, क्या इस परियोजना का विकल्प ढूंढा गया? अभी मध्य प्रदेश में इस परियोजना से 90 मेगावाट बिजली बनेगी, तो क्या मध्य प्रदेश में बिजली की मांग नहीं, ये उपलब्धता तो 21,936 मेगावाट है और हमारी मांग जो है सो 9,000 औसत है। तो इतने सारे विद्युत के कारण हम जो प्राइवेट कंपनी से खरीद लिए हैं, जिसके कारण हम उनको 2,132 करोड़ रुपया फिक्स चार्ज के रूप में दे रहे हैं। तो इसको क्यों बनाया जा रहा है? जहाँ तक सिंचाई का सवाल है, सिंचाई के क्या विकल्प ढूंढे गए? हम भी कोई सिंचाई के विरोधी नहीं है। बरगी का अनुभव है, 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होना था, 30 साल हो गया बांध के गेट के बंद हुए, मात्र 70,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रहा है। 4.5 लाख के जगह पे 70,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। तो ये परियोजना के लाभ हानि का भी गणना करना पड़ेगा। कितना जंगल डूब में आ रहा है, कितना लोगों की जो खेती की जमीन डूब में आ रही है, जैव विविधता का क्या होगा, इसके पर्यावरणीय असर को भी देखना पड़ेगा, इसके हाइड्रोलॉजिकल का सवाल भी देखना पड़ेगा। तो ये जो है सो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई आप खुले रूप में, आप दिल्ली और भोपाल में तो लोगों को पता है, किसी गांव में कोई भी एक कागज नहीं गया है जो ये कह सके कि हमें इस परियोजना के बारे में सरकार ने जानकारी दी है। दिया है क्या? किसी को भी एक जानकारी नहीं है। इवन कि हम लोगों ने अलग अलग स्रोतों से ये जानकारी प्राप्त किया कि यहाँ ये परियोजना जो है सो 2003 से ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3004 में जो है सो मध्य प्रदेश की ये NHDC की तरफ से गया है ये, और कह रहे हैं कि परियोजना अभी शुरू कर रहे हैं। और 2010 में जो है सो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में चर्चा हुई है। तो कहने का मतलब है कि 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को बताओ तो सही, ये बांध बन रहा है कि यहाँ पे तोप बन रहा है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को अंधेरे मत रखिए, और अगर पुनर्वास करना भी है तो पुनर्वास की पूरी योजना लोगों को बताइए ना कि आपकी पुनर्वास की योजना क्या है। भाई हम क्या बोलेंगे, आप पहले बताओ तो सही आपकी योजना क्या है। तो सरकार से हमारी मांग है कि पहले लोगों को विश्वास में लिया जाए, उनको पूर्ण जानकारी दी जाए, और जानकारी के आधार पर गाँव के लोग निर्णय करेंगे। ऐसे ही है लोग भाई, अभी जब पता ही नहीं तो क्या निर्णय करें जी। खबर समय जगत के लिए नारायणगंज से बैनीलाल सिंगरौरी की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.